बात ये नहीं समझ सकता कि आज मुझे ये बताना पड़ रहा है कि मैं एक पुरुष हूँ और मेरे मेरे पिछवाड़े में उन्होंने उंगलियां डाली है। आज क्या होगा कि यदि मैं बाहर जाऊंगा आज तो मेरी तरफ दुनिया कैसे देखेगी और मैं कैसे रहूंगा, कैसे नौकरी करूंगा। आप समझ सकते हो कि ये इंडिया है क्या, एक सवाल पड़ता है जिसने देश के लिए ग्लेशियर में जॉब किया। मैंने मेरा रवैया बदला दिया, मैंने दाढ़ी बढ़ा दी। मेरी दाढ़ी नहीं थी, मैं डॉक्टर था, मैंने कड़ा डालना शुरू किया ताकि मुझे डॉक्टर मतलब पहचान ना सके कि मैं डॉक्टर हूँ, तेलंगाना में रहना है, थोड़ा लुक चेंज करूँ। आप मुझे बता दीजिए, एक जर्नलिस्ट के ऊपर, एक डॉक्टर के ऊपर, एक कोविड वॉरियर के ऊपर, एक देश की सेवा करने वाले के ऊपर जिसके पास मेडल कैजुअल्टीज, जिसके पास देश की सेवा किया हुआ सर्टिफिकेट है, उसके लिए पुलिस ऐसा करेगी क्या यूनिफॉर्म पे? मुझे न्याय चाहिए, मुझे बिल्कुल न्याय चाहिए। मुझे पुलिस ने ऐसे क्यों किया, इसका कारण चाहिए। क्या मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास केस दर्ज करना ये गुनाह है क्या? क्या वेपन रखना है तो रजिस्टर ये गुनाह है क्या? क्या मैंने कौन सा मिस्टेक किया था वहां पे, आप मुझे बता। वो मेरे को इंजेक्शन देना चाहते थे ड्रग्स का वहां पे, और रास्ते पे छोड़ा है जहाँ पे मैं जानता नहीं हूँ कहाँ पे जाना है। इज इट द वे टू ट्रीट? आप मुझे बता दीजिए कि इसके बाद मैं क्या जा सकता हूँ, कहाँ जा। ना तो मैं हैदराबाद में रुक सकता हूँ क्योंकि वहां पे सारे लोग मारते हैं, पीटते हैं पुलिस से। पुलिस बहुत अत्याचार करती है वहां पे। इतना मारा गया है कि मेरे खून आ रहे थे, मेरे प्यारे। ये सारी बातें तो ठीक है, इंजेक्शन देना, हाथ में पिस्तौल लगा के ट्रिगर खींचो और मारा गया बोलो, ऐसे बोलना। यहाँ तक रुके नहीं कि मैं बाहर छोड़ने के बाद मेरे पीछे से 4 गाड़ी आ रही थी। मैं एक वहां पे कॉर्नर पे गटार थी, गटार के पीछे झाड़ के पीछे बैठा जब तक गाड़ियां नहीं जाती। मुझे पता था कि वो मुझे कुछ चलने वाले हैं गाड़ी से। लेकिन सर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह यही थी कि मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास गया और मैं प्रूफ्स मांगने लगा, आरटीआई डालने लगा, मैं पुलिस स्टेशन में बार बार जाने लगा, मैं मेरी आवाज बुलंद करने लगा, मैं तेलंगाना छोड़ नहीं रहा था। यही एक बात थी कि उनको लग रहा था कि मारने के बाद, पीटने के बाद ये बेचारा चला जाएगा यहाँ से, उसकी आवाज बंद करना है। अरे कौन सा तरीका है कि मेरे पेपर्स आप 9 महीने तक रख सकते हो? क्यों नहीं मैजिस्ट्रेट जज के पास भेजा गया? क्यों नहीं मुझे शिक्षा कर दी गई? क्यों नहीं मुझे जेल में भेजा गया? यदि मैं इलीगल था तो कोर्ट में क्यों नहीं गए मेरे वेपन लेके? बताओ ना मुझे। कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। आप कौन होते हैं मारने वाले? नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि लाइक तो फ्री में होता है सर, उसे करने में कुछ नहीं जाता। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए राजनीतिक खबरों के लिए। एज अ विक्टिम, ओके, मेरा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मैं MBBS होल्डर हूँ। मेरे GMC मीरज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मीरज, मतलब दैट इज ये महाराष्ट्र से है। और उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन किया था, इंडियन आर्मी एज ए कैप्टन। मैंने इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस की है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में NIT में एज ए चीफ मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन किया था लास्ट ईयर। सो वहाँ पे स्टार्टिंग में ये हो गया कि वहाँ के डायरेक्टर और रजिस्ट्रार मुझे इलीगल चीज़ें करने के लिए परेशान कर रहे थे। मतलब प्रोबेशन पीरियड होने के कारण वो बोल रहे थे कि ये चीज़ें सैंक्शन करो। जैसे कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल बिल्डअप करना था, तो वो हॉस्पिटल, एक जगह होती है हॉस्पिटल का, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म होता है कि वो हॉस्पिटल कहाँ होना चाहिए, कितने बेड्स होने चाहिए, 1 स्टोरी बिल्डिंग वगैरह, वो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं था NIT वारंगल में। तो मैंने उनको बताया कि इट इज़ नॉट। और NIT वारंगल में
30 साल से कोई भी चीफ मेडिकल ऑफिसर परमानेंटली पोस्ट नहीं हुआ था। एंड मैं एक फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर हूँ जो NIT में पोस्टेड हुआ था। जब बहुत ही प्रेशराइज हो गया मुझे इलीगल चीज़ें करने के लिए, जैसे डायरेक्टर वहाँ पे मांगते थे कि यूरिन पॉट चाहिए मेरे घर में यूरिन पॉट नहीं जा सकता। थाउजेंड मास्क ग्लोव्स वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। एज अ डायरेक्टर आई रिस्पेक्ट हिम, आई गिव VIP ट्रीटमेंट टू हिम, बट इलीगल चीज़ें नहीं करना चाहता था मैं। वहाँ पे जो बाकी डॉक्टर्स है वो तेलंगाना के ही थे, तो वहाँ पे कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं था, तो उनका अपना ही व्यवहार चल रहा था कि कभी भी आना कभी भी जाना, बायोमेट्रिक सिस्टम ठीक नहीं होना, मेडिसिन आपको गवर्नमेंट का सीट चाहिए, गवर्नमेंट का प्रोफेसर की ड्यूटी करनी है तो आपको NIT चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए तो क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहिए, क्यों सरकारी अस्पताल में नहीं, एम्स में क्यों नहीं जा सकते, महात्मा गांधी हॉस्पिटल क्यों नहीं जा सकते। यदि ही आपको अलाउड है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए तो मेरे स्टूडेंट को क्यों नहीं, उसी का तो पैसा ले रहे हो आप। ये मेरे पॉइंट्स थे। तो हर वक्त मुझे धमकाया जाता था कि आप प्रोबेशन में हो, आपको टर्मिनेट किया जाएगा। तो मेरा बात यही था कि मैं प्रोबेशन में हूँ, यदि मैं उनके गंदे हाथ में मेरे गंदे हाथ कर दूँ तो मैं 1 साल के बाद परमानेंट होके भी मैं कमांड नहीं कर पाऊंगा। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, कुछ एथिक्स मैंने आर्मी से सीखे, ना करप्शन करना, देश की सेवा करना। ठीक है, मैं आर्मी में बैटल कैजुअलिटी होल्डर हूँ। बैटल कैजुअलिटी होल्डर मतलब क्या, देश की सेवा करते वक्त मरने के पॉइंट तक आना, वो मेरे को है। सेना मेडल के लिए अप्रिशिएशन हुआ है मेरा, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेशन है मेरे पास। मैंने क्या नहीं किया, मैंने पूरी जिंदगी का यूथ दिया है नेशन के लिए। और वहां पे मैं जब पुलिस के पास जाता हूँ, काजीपेट पुलिस स्टेशन में जो मेरे NIT के आसपास है, 1 बजे पहुंचता हूँ मैं और मेरी बड़े भाई की लड़की उस कंप्लेंट देने के लिए रजिस्ट्रार और डायरेक्टर के अगेंस्ट। तो मेरा कंप्लेंट लेने के लिए वहां पे 3.5 घंटे लगता है। वो भी जब मैं एक SP वहां की अनुराधा करके थी, उसको मैं फोन करता हूं कि मेरी कंप्लेंट को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तब एक ट्रैफिक हवलदार लेडी संध्या नाम की आती है और वो मुझे एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट देती है। तब जाके मैं वहां पे मतलब मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलती है। ये ट्रीटमेंट है पुलिस की। उसके बाद यहाँ पे रुक नहीं जाते, वो जो डायरेक्टर और रजिस्ट्रार है वो 6:33 पे ऑनलाइन एक FIR दर्ज करते हैं। कंप्लेंट, नॉट अ FIR, ओनली कंप्लेंट। देयर इज उनमें डिफरेंस है। कंप्लेंट मतलब पिटीशन दाखिल करना, यदि उसमें सच्चाई है तो वो कंप्लेंट का कन्वर्जन FIR में होता है। यदि 6:33 पे कोई कंप्लेंट पिटीशन फाइल होता है और 6:45 बजे, मतलब कितना टाइम आप समझ सकते हो। 10 मिनट में मेरे घर में 2 इंस्पेक्टर और 7 से 8 कांस्टेबल्स आते हैं और पूछते हैं कि आपका वेपन कहाँ पे है। जो अथोराइज्ड ऑल इंडिया वेपन मेरे पास है, एक ऑनर में मुझे राइफल मिला है जिसका इंटीमेशन ऑलरेडी NIT को दिया है। एंड एज पर आर्म्स रूल्स एंड एक्ट मुझे कहाँ रखना चाहिए वो वेपन, मेरे ही घर में रखना चाहिए। और मुझे बोलते हैं कि आपका वेपन सीज करने के लिए आए। देखिए, मैंने जर्नलिज्म कंप्लीट किया है, मैं MBBS कंप्लीट हूँ। मैंने आपके जैसे जर्नलिज्म का कोर्स तरुण भारत से किया है, जो जिनके संपादक किरण ठाकुर है। मैंने काम किया है, मुझे पता है कि जर्नलिस्ट की पावर क्या होती है। तो मैंने ये सब उनको बताया उसके बाद। बट उनका जो रवैया था, मैंने वीडियो शूट किया है वो इंसिडेंट्स का, क्योंकि वो इतने मात्रा में मेरे घर में लोग आए थे, तो मैंने समझ लिया कि कुछ तो होने वाला है। तो मैंने सरेंडर करके विदाउट एनी, देखो कोई भी पुलिस के पास कोई कंप्लेंट पहुंचता है तो 41A होना चाहिए उसके पास, वारंट होना चाहिए उसके पास, या उसके पास मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना चाहिए कि ताकि वो मेरे घर में एंटर कर सके। कुछ भी ना होते हुए वो मुझे मेरे घर में आके मेरे वेपन्स दे दो बोलता है। फिर भी मैं एक अच्छे इंसान की तरह, कोऑपरेट करने की तरह मैं उनको मेरे दोनों वेपन्स विद माय लाइसेंस देता हूं, क्योंकि कोई गलती ही नहीं है मेरी इसमें। ये देने के बाद मैं उनसे एक रिसीट लेता हूं। आप बताइए कि 6:33 पे शाम को एक आपके पास कंप्लेंट आती है जिसका बेस भी कुछ नहीं है, समझे, और आप 7:05 में मेरे घर में आके सीज करते हैं, जहां से आपका पुलिस स्टेशन 4 से 5 किलोमीटर दूरी पे है।
हाउ यू हैव कवर्ड दैट डिस्टेंस एंड केम टू, आपने वो डिस्टेंस कैसे कवर किया और आप कैसे मेरे रेसिडेंस पे आ गए और इतने मात्रा में आ गए। तो ये कंप्लेंट था, मैंने उनको मेरा वेपन दे दिया और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अगेंस्ट मैंने उनका कंप्लेंट किया पुलिस स्टेशन का और लोकायुक्त को कंप्लेंट किया। वो केस चल रहा था, उसका 8 वीक्स में रिजल्ट आने वाला था। इसके बीच में जो रवि कुमार सब इंस्पेक्टर है जिसने मेरा वेपन सीज किया था, उसको माइनर पनिशमेंट मिली कमिश्नर ऑफ पुलिस वारंगल से, ठीक है। बट मैं हर बार उनको आरटीआई डाल रहा हूं कि मेरे एप्लीकेशन का, मेरे वेपन का क्या हो गया, स्टेटस बता। एक भी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आ रहा है और मुझे क्या किया जा रहा था, ट्रेस किया जा रहा था। तेलंगाना में 2-3 बार बोले कि आप महाराष्ट्र में हो, तेलंगाना में आपकी चर्बी उतारी जाएगी, ठीक है। ये होने के बाद मैंने सोचा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कुछ मदद ले लूं, तो मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ईमेल करना शुरू कर दिया कि मुझे हेल्प करो करके, ठीक है, कि मुझे प्रोटेक्शन दे दो करके। मेरा चौथा रिमाइंडर था उनको, मैं चौथी बार डायरेक्टली उनके ऑफिस में पहुंचा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सूबेदारी, उनका नाम है श्रीमती शिक्ता पटनायक, वो हनुमाकुंडा की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। अनफॉर्चुनेटली मैं वहां जा रहा था, जो एसएचओ काजीपेट है जहां पे मेरा वेपन सीज किया गया था, उधर का एसएचओ ने मुझे देखा, तो मेरी कार बीच में थी, आगे एक एसएचओ की कार, पीछे राजू जो एसएचओ थे काजीपेट के, उनकी कार, और बीच में ही मेरी कार उन्होंने स्टॉप कर दी। ये घटना है एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस प्रीमाइसेस की, सीसीटीवी में ये सारा रिकॉर्ड हुआ होगा वहां पे। तो मैंने पूछा कि आप गाड़ी मुझे पार्किंग एरिया में जाने दो, मैं ब्लो करने लगा हॉर्न ब्लो करने के बाद रवैया, उनके जो बॉडी लैंग्वेज से पता चला कि वो कुछ करने वाले हैं, क्योंकि ये इंसिडेंस पहले से था कि मुझे मारने वाले हैं। तो मैंने हॉर्न बजाना कंटिन्यूसली शुरू किया, 7 से 8 मिनट तक कंटिन्यूसली हॉर्न बजाया। तो सारे पुलिस इकट्ठा होके मेरे गाड़ी को उन्होंने घेराव किया। तो मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है आपका, मुझे रास्ता दे दो, आप ऐसा नहीं कर सकते, रास्ता दे दो मुझे आगे जाने के लिए। रास्ता देने के लिए नहीं तैयार है और मुझे धक्का बुक्की करने लगे। तो मैंने सोचा कि ये मामला सही नहीं है, पूरा गैदरिंग हो चुका था। तो बोले कि मोबाइल और गाड़ी की चाबी दे दो। मैंने गाड़ी और मोबाइल की चाबी उनके पास दे दी और मेरी एक फाइल थी जिसमें मैं सिक्योरिटी मांग रहा था, वो मैं लेके भाग के डीएम के ऑफिस के पास गया। अनफॉर्चुनेटली गणेश जी का त्योहार था, ये 13 तारीख की लास्ट मंथ की डेट है, जिसमें मैं तेलंगाना के हनुमाकुंडा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में था। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली व्हाट इज देयर, मैडम अपनी चेयर पे नहीं थी, उनका एक पब्लिक मीटिंग होने वाला था 3:30 के आसपास। तो मैं उनके पीएस से मिला, जो पर्सनल से सेक्रेटरीट होता है, और उनको बोला कि मुझे मैडम से मिलना है सिक्योरिटी के लिए। तो बोला कि मैडम की 4 बजे मीटिंग है, तो आप नहीं मिल सकते, उसके बाद मिलिए। मैंने बोला ठीक है। मैं जैसे ही वेटिंग एरिया में आया तो फिर वापस पुलिस वहां पे आ गए। ये सब सीसीटीवी कैमरास में। मैं डर के जहां पे कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहां जाके चुपचाप बैठा चेयर पे। वहां जाने के बाद पुलिस आके मुझे पूछ रहे कि आप कौन है करके। मैंने बोला कि मैं एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं मीटिंग में बैठना चाहता हूँ। तो मेरा आई कार्ड वगैरह पूछा। तो उसके बाद वहां पे डीसीपी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बोरा बैठे थे वहां पे, बोरा नाम के। तो उन्होंने देखा, उन्होंने 2-3 एसएचओ को बुलाया। वो पहले से मुझे जानते थे कि मेरा ह्यूमन राइट्स कमीशन के अगेंस्ट केस है, क्योंकि वो सेंट्रल जोन के डीसीपी थे, ठीक है, क्योंकि मेरे ही एरिया के डीसीपी थे, तो अवेयर था उनको। तो थोड़ी देर के बाद वहां का जो क्लर्क था, जो ऑर्गेनाइज कर रहा था सीटिंग अरेंजमेंट, वो मेरे पास आके आईडी वगैरह मांगने लगा। तो मैंने उसको बोला कि मेरा लाइफ बाहर जाने के बाद डेंजर में है, जस्ट मुझे बैठने दो, कॉन्फ्रेंस होने के बाद मैं मैडम से मिलूंगा। तो उसने बोला कि नहीं आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाना पड़ेगा, इतने में सारे पुलिस आके मुझे पकड़ के मार के बाहर लेके गए। इज इट इंडिया, मैं इंडिया में हूँ ऐसे मुझे लगा, इतना मारा मुझे। और वहां से मुझे लेके, ये बात है कि अबडक्शन करना, ये अपहरण है। पुलिस है आप तो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ जेल है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, मुझे विथहेल्ड करो, मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े करो, आप मुझे लेके जा कैसे सकते। और वो कोई प्राइवेट एरिया नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है जहां पे मैं आ रहा हूँ, पब्लिक प्लेस है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये सभी नागरिकों की सेवा करने के लिए है। तो मैंने क्या गलती किया था कि मुझे पुलिस
वहां से अननोन जगह पे लेके गई पुलिस मुझे वहां पे, ठीक है। वहां लेके जाके 10 से 12 लोगों ने मुझे इतनी बेरहमी से मारा है, आज भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैं चल नहीं पा रहा हूं, क्रेप बैंडेज बांधा हुआ है। मैंने एमएलसी किए, दोनों पैरों से मैं चल नहीं सकता हूं, आज भी मैं लगड़ के चलता हूं। क्या ये पुलिस कर सकती है? एक जो एमबीबीएस है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, जिसने लॉ किया है, जिसने जर्नलिज्म का कोर्स कंप्लीट किया है, जिसने देश के लिए अपना यूथ दिया है, उसको ये ट्रीटमेंट देगी पुलिस? क्या मैं तेलंगाना से नहीं हूं, महाराष्ट्र से हूं, इसलिए तेलंगाना की पुलिस ऐसे मुझसे बिहेव करेगी क्या? ऐसा कर सकते हैं क्या किसी के साथ? ये तो बात छोड़ो, एजुकेटेड हूं मैं, मेरी कार लेना, मेरी प्रॉपर्टी सीज करना, ये कहां का न्याय है? मेरे पास एक पैसा नहीं था, भीख मांग के 100 रुपए लेके मैं डिस्ट्रिक्ट जज के घर गया हूं 7:30 बजे, और उनका दरवाजा ठट्टा हूं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास गया हूं मारने के बाद, और उनको मेरे फटे हुए कपड़े, मैंने सब कुछ दिखाया और जज साहब को रिक्वेस्ट किया कि मुझे पुलिस ने मारा है, मुझे मदद करो। यदि पुलिस मुझे मदद नहीं करेगी तो मैं जाऊं कहां पे? तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब बोले, ये भी सीसीटीवी में होगा। हनुमाकोंडा के डिस्ट्रिक्ट जज बोले कि आप कल सुबह आ जाइए एडवोकेट के साथ। अरे उस वक्त मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, मैं कहाँ जाऊं? आप मुझे बता दो कहाँ जाऊं? और इतने में रुकना चाहिए ना मार के। 12 लोग मुझे मार रहे थे बेरहमी से, मेरे हाथ पकड़े हुए थे, हाथों पे पैर दिए थे, ठीक है, लाठियों से मारा, लाठियां टूटी है, चेयर टूटी है मेरी वहां पे, ये सब कुछ वहां पे है। हाँ, मैं उसमें से 3 ही लोगों को जानता हूं, और 13 तारीख को हुआ, 13 सितंबर, 13 तारीख को। मारना ठीक है, मैं सहन कर लेता हूं मारना, उसके बाद मेरी आवाज लड़कियों जैसी है, देख के वो थर्ड जेंडर है या पुरुष है ये देखने के लिए मेरे कपड़े उतारे जाएंगे, मेरी अंडरवेयर तक निकाली गई, मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया गया, मेरे एनल एरिया में उंगली डाली गई। दिस इज इंडिया। एक थर्ड जेंडर, एक एनिमल, एक पुरुष, क्या उसको लज्जा नहीं है? मैं यही सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से। क्या जस्टिस नहीं मिलेगा? मेरी कोई इज्जत नहीं है? आज मैं आर्मी ऑफिसर होके, मेरा पूरा जांच होके मुझे भेजा गया है, आर्मी में सिलेक्ट किया है, तो मैं पुरुष हूं ये सिद्ध हो गया था। पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि मेरे कपड़े उतारना, मेरी अंडरवेयर निकाल के लेना, जबकि मेरी उंगलियों को आज भी निशान है कि ये उंगली टेढ़ी हो गई है, खून बह गया है। मेरे पास एमएलसी की रिपोर्ट है। मैं एमएलसी करने के लिए वारंगल में रुका नहीं, मैं डायरेक्टली हैदराबाद पहुंचा, क्योंकि अनसेफ जगह थी वो। अनसेफ जगह होने के कारण मैंने डिस्ट्रिक्ट प्लेस में गया, हैदराबाद सिटी में गया, वहां पे सबसे बड़े उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में मैंने मेरा मेडिकल करवाया, एमएलसी करवाई। ये बात उस दिन तक रुकी नहीं। दूसरे दिन वापस मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस में चला गया शिक्ता मैडम को बताने के लिए। ये 14 तारीख की बात है। मैं जब गया वहां पे तो वहां का जो कांस्टेबल है वो मुझे धक्का बुक्की करने लगा, अंदर जाने नहीं देने लगा। फिर वापस पुलिस इकट्ठा होने लगी, वापस मारने की नौबत आ गई, तो मैंने वहां से यू टर्न लेके महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र में आके मैंने तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर से फोन से बात की है, सॉरी होम मिनिस्टर से, अली करके हैं, उनको मैंने व्हाट्सएप किया है, हेल्थ मिनिस्टर से कांटेक्ट किया है, मैंने केसीआर केटीआर सबको ईमेल्स किए हैं, सबको दिया। डीजीपी ने मेरा व्हाट्सएप बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया, जब डीजीपी को सारी चीजें पता है। और डीजीपी मुझे बोलते हैं ऐसा कुछ होगा तो 100 नंबर डायल करो। 100 नंबर डायल करने से क्या होता है आपको पता है? 100 नंबर जाता है हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर बोलता है कि आप कहाँ पे हो, काजीपेट के आसपास हो, काजीपेट पुलिस स्टेशन ही आती आपको मदद करने के लिए। जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करना हुआ, ये आदमी आया है, वो क्या मदद करेगा मुझे और टॉर्चर करेगा। फिर इस अवस्था में यदि पुलिस, ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है इंडिया में, पुलिस यदि किसी से जबरदस्ती करता है तो आदमी जाए कहां पे? कोर्ट कचहरी। हर वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय मांगना है, कोई सिस्टम ही नहीं बची है क्या? अरे मैंने यूथ दिया है, मेरी जान दी है। आज जो तिरंगा में भगवा रंग है वो मेरे ब्लड से है।
ये मैं प्राउड से कह सकता हूँ। राइट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड है मुझे, मैंने सेना मेडल है मेरे पास, बैटल कैजुअलिटी है मेरे पास। आज एक देश की रक्षा करने वाले को पुलिस ऐसा करेगी तो आम इंसान जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको लॉ पता नहीं है, जिसने पढ़ा लिखा नहीं, उसके ऊपर क्या करते होंगे। आज क्या है, क्या क्या उनके पास अधिकार थे कि मेरे वेपन सीज करना, मेरी प्रॉपर्टी सीज करना। क्या उस पे ऊपर कोई कलम लगाया है उन्होंने? कोई कलम है तो बताओ मुझे, मैजिस्ट्रेट के ऊपर लाओ, कोर्ट में लेके जाओ। आप कौन होते हो 3rd डिग्री टॉर्चर करना? मैं देखिए, मुझे मारना ये गलत था। मेरे फोन लेना, मेरा मोबाइल लेना, मेरी गाड़ी लेना, मेरे वेपन्स लेना, मेरे घर में आना, मुझे धमकाना, ये सारी चीजें किसी भी कानून में नहीं है। अरे कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको पढ़ाया जाता है? आप अरे आप हमेशा अपना देखोगे कि ये स्टेट का नहीं है, इसको मारो, दूसरे स्टेट का आया है, ये कमाने के लिए आया है। अरे कहां जाए हम? क्या वही रहे हम? देश की सेवा करते वक्त मुझे तो किसी ने नहीं पूछा कि तुम कहां से हो, महाराष्ट्र से हो, जयपुर से हो, हैदराबाद से हो। मुझे तो एक इंडियन सिटीजन करके लिया गया है ना, तो मुझे क्यों नहीं तेलंगाना ने एक्सेप्ट किया कि मैं इंडियन सिटीजनशिप हूं? मुझे मारते वक्त बताया कि चर्बी उतारी जाएगी तुम्हारी। ये महाराष्ट्र पुलिस नहीं है, ये तेलंगाना पुलिस है। क्या ये स्टेटमेंट होते हैं? मुझे लात मारी है। अब जब मुझे चेस्ट पेन हो गया तब एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाया गया जो DHMS था। अरे उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूं, MBBS हूं, गोल्ड मेडलिस्ट हूं मेरे कॉलेज का। मैंने उस SHO को बोला कि ये गोलियां हार्ट अटैक के, मुझे ऑलरेडी मेरा हार्ट अटैक आ चुका है और मुझे बहुत चेस्ट पेन हो रहे हैं, प्लीज आप ये दवाई ला के दे दो। तो उन्होंने दवाई तक नहीं ला के दी, मेरे छाती पे लात मारी है, मेरे कपड़े उतारे हुए। आपको पता है कि कपड़े उतारना मतलब सब कुछ जाने जैसा है। आप कोई बात ये नहीं समझ सकता कि आज मुझे ये बताना पड़ रहा है कि मैं एक पुरुष हूँ और मेरे पिछवाड़े में उन्होंने उंगलियां डाली है। आज क्या होगा कि यदि मैं बाहर जाऊंगा आज तो मेरी तरफ दुनिया कैसे देखेगी और मैं कैसे रहूंगा, कैसे नौकरी करूंगा। आप समझ सकते हो कि ये इंडिया है क्या? एक सवाल पड़ता है जिसने देश के लिए ग्लेशियर में जॉब किया। मैंने मेरा रवैया बदला दिया, मैंने दाढ़ी बढ़ा दी। मेरी दाढ़ी नहीं थी, मैं डॉक्टर था, मैंने कड़ा डालना शुरू किया ताकि मुझे डॉक्टर मतलब पहचान ना सके कि मैं डॉक्टर हूँ, तेलंगाना में रहना है, थोड़ा लुक चेंज करूँ। आप मुझे बता दीजिए, एक जर्नलिस्ट के ऊपर, एक डॉक्टर के ऊपर, एक कोविड वॉरियर के ऊपर, एक देश की सेवा करने वाले के ऊपर जिसके पास बैटल कैजुअलिटी, जिसके पास देश की सेवा किया हुआ सर्टिफिकेट है, उसके लिए पुलिस ऐसा करेगी क्या यूनिफॉर्म पे? मुझे न्याय चाहिए, मुझे बिल्कुल न्याय चाहिए। मुझे पुलिस ने ऐसे क्यों किया, इसका कारण चाहिए। क्या मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास केस दर्ज करना ये गुनाह है क्या? क्या वेपन रखना है तो रजिस्टर ये गुनाह है क्या? क्या मैंने कौन सा मिस्टेक किया था वहां पे? आप मुझे बताएं। वो मेरे को इंजेक्शन देना चाहते थे ड्रग्स का वहां पे, और रास्ते पे छोड़ा है जहां पे मैं जानता नहीं हूँ कहाँ पे जाना है। इज इट द वे टू ट्रीट? आप मुझे बता दीजिए कि इसके बाद मैं क्या जा सकता हूँ, कहाँ जा ना। तो मैं हैदराबाद में रुक सकता हूँ क्योंकि वहां पे सारे लोग मारते हैं, पीटते हैं पुलिस से। पुलिस बहुत अत्याचार करती है वहां पे। इतना मारा गया है कि मेरे खून आ रहे थे, मेरे प्राण। ये सारी बातें तो ठीक है, इंजेक्शन देना, हाथ में पिस्तौल लगा के ट्रिगर की जो और मारा गया, बोलो ऐसे बोलना। यहाँ तक रुके नहीं कि मैं बाहर छोड़ने के बाद मेरे पीछे से 4 गाड़ी आ रही थी। मैं एक वहां पे कॉर्नर पे गटार थी, गटार के पीछे झाड़ के पीछे बैठा जब तक गाड़ियां नहीं जाती। मुझे पता था कि वो मुझे कुचलने वाले हैं गाड़ी से। लेकिन सर इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह यही थी कि मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास गया और मैं प्रूफ्स मांगने लगा, RTI डालने लगा, मैं पुलिस स्टेशन में बार जाने लगा, मैं मेरी आवाज बुलंद करने लगा। मैं तेलंगाना छोड़ नहीं रहा था। यही एक बात थी कि उनको लग रहा था कि मारने के बाद, पीटने के बाद ये बेचारा चला जाएगा, यहाँ से उसकी आवाज बंद करना है। अरे कौन सा तरीका है कि मेरे पेपर्स आप 9 महीने तक
रख सकते हो? क्यों नहीं मैजिस्ट्रेट जज के पास भेजा गया? क्यों नहीं मुझे शिक्षा कर दी गई? क्यों नहीं मुझे जेल में भेजा गया? यदि मैं इलीगल था तो कोर्ट में क्यों नहीं गए मेरे वेपन लेके? बताओ ना मुझे। कोर्ट नहीं था, सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था। आप कौन होते हैं मारने वाले? आपकी केस अभी कहाँ पहुंची? अभी वापस मैंने उनको 8 वीक्स का वो टाइम दिया था कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि आप उनका रिपोर्ट कमिश्नर ऑफ वारंगल, कमिश्नर ऑफ पुलिस वारंगल, दैट इज इन तेलंगाना। देखिए, इसमें 2 चीजें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक चीज है कि इलीगली किसी को अबडक्ट करना, अपहरण करना, और वो अपहरण ऐसी जगह से नहीं हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आवार से हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आवार एरिया से आप मुझे अबडक्ट कर रहे हो। इट इज एबडक्शन, इट इज नॉट अटक। पुलिस अटक नहीं बोल सकते, इसको अबडक्शन बोलते हैं। यदि मुझे रखना ही था तो पुलिस पकड़ के मुझे रख सकती थी, मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ी कर सकती थी, वहीं पे था ना। अननोन जगह पे क्यों लेके गए? चलो ये बात सही है कि आपको मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई करनी है तो पुलिस स्टेशन में लेके जाओ ना। आप अननोन जगह पे जाके मार क्यों रहे हो, पीट क्यों रहे हो, मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो, मुझे इंजेक्शन क्यों दे रहे हो, मेरे को मोलेस्टेट कर क्यों रहे हो? चड्डी उतारना कोई अधिकार होता है क्या? लेकर आपने महाराष्ट्र में क्यों? मेरा घर महाराष्ट्र से है। और तेलंगाना में आप क्या? मैं नौकरी करता था, मैंने आर्मी में शॉर्ट सर्विस की है। तेलंगाना में पोस्टेड? हाँ, मैं सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर परमानेंट पोस्ट पे NIT में चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैंने MBBS कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। मैं LLB कंप्लीट किया। एक्सपोज कीजिए एवरीथिंग। किसी के ऊपर किसी ने हाथ उठा ही नहीं सकते अनलेस अनटिल देयर इज सम। मुझे बता दीजिए, मैं आपको एक सवाल करूंगा कि 3:30 बजे जब पुलिस ने लेके गए हो, मैं एक अच्छे कपड़े में हूँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के, और रात के 11:15 बजे मेरे जख्म है, पूरे लहू लुहान हूँ मैं, मेरे कान से खून आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? एक इंसान खुद को सेल्फ इन्फेक्टेड कर सकता है? और मुझे बताओ कि मुझे 3:30 बजे से लेके मेरे घर वालों को क्यों नहीं बताया कि पुलिस लेके गई है? रूल होता है कि आप किसी को भी जब लेके जाते हो उसको अटक करके, तो सबसे पहले तो उसके घर वालों को बताना चाहिए कि हमने उसको ले लिया है करके। मैंने जब बोला कि मुझे वकील से बात करने दो, मुझे वकील दे दो ता बात करूं, वकील चाहते हो तो लात मारना। अरे आप समझ नहीं रहे हो कि मेरे उन्होंने यहाँ पे पैर रखा है जूतों से। एक नहीं 12 पुलिस मेरे हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे रख के पूरे पैरों पे, मैं पैर पट्टे से मार रहे तो पैर इधर करता तो पैर सीधा रखने के लिए खड़े होते थे पैरों पे। पहली बार देखा है मैंने, मूवी में देखा है, बट पहली बार मैंने महसूस किया है ये डर। मैं उसके बाद चल नहीं पा रहा था। आप समझ सकते हैं कि महसूस मैंने क्या किया। बॉडी इंजरी, एक चीज मैं बता सकता हूँ कि बॉडी इंजरीज जो शरीर पे लगे हुए दाग है या इंजरीज है, वो डे बाय डे सब कुछ ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे न्याय मिलेगा। बट जो मेंटल ट्रॉमा हुआ, एक सेकंड, जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है मुझे, उसका कौन जिम्मेदार है? वो कभी जाएगा क्या? 10-12 लोगों के सामने आपके कपड़े उतारे जाते हैं और आपके प्राइवेट पार्ट्स को देखा जाता है, उसके अंदर उंगलियां डाली जाती है, आपको इंजेक्शन दिया जाता है, आप 4-5 बार फेंट होते हो वहाँ पे। तो ये जो मेंटल ट्रॉमा है, वो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? बताइए ना आप। इसके बाद ये कब ठीक होगा? अरे जिसने देश की सेवा करने के लिए शादी नहीं की है, ब्रह्मचर्य व्रत रखा है, उस आदमी को जिसने यूथ दिया है, वो बाहर आने के बाद सिविल लाइफ जीना चाहता है आर्मी पर्सन, उसको आप ऐसा ट्रीट करोगे? अरे आपने क्या देखा है? पुलिस ने कुछ नहीं देखा। वैसी अवस्था में मैंने पोस्टिंग किया है। मानसरोवर यात्रा जहाँ पे लास्ट पॉइंट है, वहाँ ग्लेशियर आपने सुना होगा, सबसे खतरनाक ग्लेशियर में मैंने ड्यूटी की है। मैं मिसाइल फायरर हूँ, स्कूबा डाइवर हूँ। आप समझ सकते हो, इतना एडवेंचर कोर्स करने के बाद, देश की सेवा करने के बाद, सेना मेडल अप्रिशिएशन होने के बाद, बैटल कैजुअलिटी होने के बाद, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड होने के बाद,
उस आदमी को बाहर आके पुलिस ऐसा करेगी, पुलिस उसको सिविलाइज नहीं होने देगी, तो आप क्या क्या मांग रहे हैं? मुझे जस्टिस चाहिए। नहीं, उन्होंने मुझे उनके ईमेल का एक ही ईमेल आ गया कि आपकी केस कमिश्नर ऑफ पुलिस को उत्तर देने के लिए भेज दी।